सर, आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं डॉक्टर मनीष मिश्र आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि ये श्रृंखला जब से हमने शुरू की, ये हमारा 34वां व्याख्यान है आज, और हमारे साथ स्रोत विद्वान के रूप में एकदम युवा हमारी प्राध्यापिका हैं जो कि उड़ीसा से हैं, श्रीमती निहारिका मिश्र जी। आप प्रवक्ता हैं हिंदी विभाग वेद व्यास महाविद्यालय राउरकेला उड़ीसा से। और आज निहारिका जी जिस विषय पर केंद्रित होकर अपनी बात इस व्याख्यान को केंद्रित रखेंगी वो है सभ्यता के स्थायित्व में अर्ध घुमंतु केड़ा जनजाति और उनके स्थायित्व के जो चिन्ह दिखाई देने लगे हैं उनकी एक पड़ताल जो है अपने इस व्याख्यान के माध्यम से निहारिका जी करेंगी। निहारिका जी का अंडर ग्रेजुएशन बीए तक की शिक्षा उड़ीसा से हुई। उसके बाद उन्होंने अब अपना एमए जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने संपन्न किया। इसके बाद वो वहीं उड़ीसा में इन दिनों कार्यरत है। हिंदी की तमाम पत्र पत्रिकाओं में हम लोग लगातार उन्हें पढ़ते रहते हैं, बड़ी सक्रिय रहती हैं। ऐसे शोध विद्वान के रूप में आज निहारिका जी जुड़ी हैं। मैं अकादमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना व्याख्यान आज के विषय पे केंद्रित होकर प्रस्तुत करें। श्रीमती निहारिका मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आज के ये विषय के लिए मुझे चुनने के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और ये जो शुभ संकल्प लिया गया है महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के तरफ से, इसकी भी मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। और उसमें मेरा एक व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए मेरे चयन होने के हेतु भी मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा जो विषय है उसकी शीर्षक है सभ्यता के स्थायित्व में केड़ा जनजाति का अस्थिर ठिकानों की पड़ताल। मैं एक्चुअली में थोड़ा सा केड़ा जनजाति के बारे में आपको परिचय देना पसंद करूंगी कि केड़ा जनजाति एक्चुअली उड़ीसा में सपेरों को कहा जाता है। जो सपेरे नाग और बहुत सारे ऐसे सांपों को पकड़कर उनकी खेला दिखाते हैं और वो समय समय पर हर जगह जाकर उनकी खेला दिखाकर उनसे वो रोजगार करते हैं। वो हमेशा जिंदगी भर घूमते रहते हैं। लेकिन आज कुछ वर्ष पहले बंगाल से होते हुए जब वो लोग उड़ीसा पहुंचे थे, उड़ीसा में एक राजा थे तो उन्होंने उनको एक स्थायी जगह दे दी थी जहाँ पे वो लोग एक स्थिर निवास करने की सुयोग उनको मिला था। और उनकी जिंदगी में जो जिस तरीके से वो चीजों को लेकर आत्मनिर्भर बनते हैं, अपने रोजगार को खुद किस तरीके से वो स्त्री भी उनकी भूमिका निभाती है, उन सबको लेकर मेरा ये आलेख प्रस्तुत है। तो मैं शुभारंभ करती हूँ। आदि मानव से अत्याधुनिक मानव बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा में यायावरी जीवन शैली अब काफी पीछे छूट चुकी है। आज मानव शब्द के आगे आदि उपसर्ग नहीं लगता, जिससे वर्तमान और भविष्य में अर्थबोध संबंधी कोई पिछड़ेपन का संज्ञान लिया जा सके। 21वीं सदी का मानव अपने आदिमता से शर्मिंदा और कुंठित जान पड़ता है। मानवोचित जिज्ञासु प्रवृत्ति उसे अतीत से प्रकृति के रहस्योद्घाटन का सुवर्ण अवसर जुटाया करता था। घुमंतु जीवन शैली से मानव अपनी सहज उत्सुकता से प्रकृति के अनसुलझे और अविष्कारित तत्वों से रागात्मक तादात्म्य स्थापित करने में सफल हो पाया था। संपूर्ण जीव जगत में वह श्रेष्ठता में सिरमौर कहलाया। मनुष्य की महानता तभी सिद्ध हो गई थी जब वह जीवन के प्राथमिक आवश्यकताओं के साधन संसाधनों को जुटाने के अतिरिक्त भी सैलानी बन संसार के कोण अनुकोणों को जानने का उद्देश्य पालने लगा। भाषा का आविष्कार मनुष्य के ऐतिहासिक आविष्कारों के दस्तावेजों की वह कलम बनी जो उसकी चुनौतियों और उपलब्धियों को एक क्रमबद्ध पन्नों में उकेरती गई। कदाचित मनुष्य का भ्रमणशील प्रवृत्ति और उत्सुक व्यवहार प्रकृति से उचित तादात्म्य के पश्चात शांत और शिथिल होती गई, जिसका विकसित रूप मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के रूप में स्थापित हुई। मानव सभ्यता के इस क्रमागत विकसित उपलब्धियों के साथ भी कुछ एक मानव समुदाय ऐसे भी हैं
जिन्हें आज भी किसी सुनिश्चित स्थान, सीमा या मिट्टी का बंटवारा स्वीकार नहीं। 21वीं सदी में भी उनकी जीवन शैली वही पुरातनता की पुनरावृत्ति करती हुई यायावरी वृत्ति ही बनी हुई है। पराधीन भारत की सरकार ने इन घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों को जन्मजात अपराधी भी घोषित कर लिया था। बहरहाल भारत की स्वाधीनता के साथ ही यह समुदाय उक्त सूची से मुक्त हुई। सोचने की बात तो यह है कि आखिर अंग्रेजों और भारत के खोखली अभिजात्य वर्ग को इन घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति से आखिर ऐसी कौन सी खतरा आन पड़ी थी, जिससे इतिहास ने दमन और दलन का निशाना इन्हें चुना। साधारणतः स्थायी ठिकाना न होने के कारण अशिक्षा या निरक्षरता का औसत इन समुदाय में अधिक पाई जाती है, परंतु जिस औपचारिक शिक्षा की बात हम औपचारिक जनता द्वारा की जाती है, वह गणित का नियम इन पर लागू हो कैसे सकते हैं। धरती के क्षेत्रफल को हमने जिस भांति अपने सुविधानुसार तोड़े जोड़े हैं, क्या वह ज्यामिति समुदाय पृथ्वी को उनकी समूलता के साथ स्वीकार करने वाली इन जातियों पर काम करेगी? आजीवन परिव्राजक बन अपने फटे तलवों की लंबे कदमों से सारा संसार का सच्चा पर्यटन घुमंतु जनजातियों ने ही की है और करती भी आ रही है। 1991 जनगणना के दर्ज आंकड़ों में इनका शैक्षिक हार 31.99% मानी जाती है। कबीलाई जीवन को हम स्थायी सभ्यता ने हमेशा से उपेक्षित नजरों से ही परखा है। मिट्टी से उनकी जुड़ाव, उनके अनोखे पहनावे और संस्कृति परंपरा को आज भी सभ्य शिक्षित समाज बड़े बड़े संगोष्ठियों का आयोजन कर मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति दर्ज करवा स्वयं को सभ्यता के उत्क्रम में उच्च घोषित करते रहे हैं और करते रह रहे हैं भी। यह सरासर मानव की आदिमता को अपदस्थ करने की घोर साजिश है, क्योंकि संगोष्ठी शेष होने के साथ ही हमारा उनके प्रति जो कर्तव्य बना रहता है वो भी शेष हो जाता है। फिर वे लौट जाते हैं अपनी थकी पुरानी उसी संघर्ष और चुनौती के दम घोंटू जीवन में, जहां सभ्य समाज का कोई पदचिन्ह दुर्लभ होता है। यही है आज की मुख्य धारा के अत्याधुनिक मानव सभ्यता द्वारा अपने ही स्वर्णिम इतिहास को जिल्लत जड़ित स्मृति चिन्ह की भेंट। उड़ीसा जनपद में जनजातीय सभ्यता की ऐसी ही एक अर्ध घुमंतु जनजाति है केड़ा समुदाय। पटनायक एवं चौधरी, जो दो महान विद्वान थे, इनके ऊपर शोधकर्ता अपनी पुस्तक सापुआ केड़ा में केड़ा शब्द की उत्पत्ति को लेकर अनुमान करते हैं कि यह शब्द शायद कलाकार शब्द से आया है, जो उनके पूर्वजों द्वारा विषधर को वश में करने की कलाकारी पर मिला होगा। और वैसे भी कला शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ भी नर्तक है। यही अशिक्षित जन समुदाय अपनी कला की सहायता से मुख्य धारा की जनताओं का मनोरंजन करता फिरता है। जिस विषधर के नाम मात्र से साधारण सभ्य समाज भयाकुल हो भगोड़ा बन जाती है, यही वे जन हैं जो उन्हें वश में कर अपनी सुर ताल लय में नृत्य प्रस्तुत कराकर अपने असाधारण सभ्य होने की पहचान बनाती आई है। केड़ा शब्द को हिंदी भाषी उच्चारण करते समय शायद गलती कर बैठे, कारण भले ही केड़ा समुदाय भारत के अन्य प्रदेशों में भी सपेरा आदि अन्य नामों से चिन्हित किए जाते हैं, इस लेख में मैंने उड़ीसा प्रदेश के संदर्भ में ही इनका परिचय प्रस्तुत किया है। उड़ीसा में जो दो प्रकार के, उड़ीसा में जो अक्षर है उसमें दो ल मिलता है, एक ल और एक ड़। तो यहाँ पे केड़ा में वही ळ का प्रयोग होता है, जो कि हिंदी में ळ का प्रयोग नहीं मिलता, सिर्फ ल मिलता है। हम देख सकते हैं कि मराठी लिपि में एक ळ आता है, हम हिंदी में लिखते वक्त उस ळ को उड़ीसा के या उड़िया ळ के जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं। अतः उपरोक्त शब्द का उच्चारण हिंदी के ल से केला या कदली फल के रूप में न होकर मराठी ककहरा के ळ शब्द से केला रूप में किया जाए, ये मैं आप लोगों से विनती करती हूँ। केला
समुदाय के उपजातियों का परिचय। केला सजातीय वर्गों का समुदाय नहीं है, बल्कि कई विशिष्ट समूहों का एक समष्टि रूप है। उड़ीसा में रचे बसे केला समाज भी अपनी विविध अल्पसंख्यक उपजातियों का समीकरण है। इनका पूरा समुदाय उड़ीसा सरकार द्वारा अनुसूचित वर्ग के अधीन पंजीकृत है। उड़ीसा सरकार अनुसूचित जन कल्याण का लाभ केला जनजाति को भी मुहैया कराती है। उड़ीसा में केला समाज की उपजातियों का विभाजन इनके व्यावसायिक विशेषज्ञता से तय हुई है। पूर्णचंद्र भाषा कोश में इनके 8 उपजातियों का उल्लेख मिलता है। सापुआ या नागेश्वरिया, गौड़िया, सबाखिया, नड़ुआ, माटिया, बाजीकरिया, अहिरी गोड़ा, चाउलिया, जबकि चौधरी और दास ने 14 उपसमूहों की विस्तृत सूची प्रस्तुत किया है, लेकिन मैं यहाँ पे जो मुख्य 8 उपजातियां हैं उनकी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, और अभी तक जो बोली वो 8 प्रस्तुत हो गई। नेक्स्ट जो चौधरी और दास ने प्रस्तुत किया है उसमें ऐड उन्होंने किया है सापुआ, गौड़िया या अहिर, नागेश्वरिया, कोंडरा, मुंडापोता, सबाखिया, नड़ुआ, पठानिया। ये उनके 14 विभाजन हैं। और भी कुछ हैं, दुमदुमा, घुसुरिया, माटिया, बाजीकरिया, माड़ीकोता, उद्धरिया या काजुआ। केला समाज मांस भक्षी है, जिस कारण वे शिकार के उम्दा पारंपरिक तकनीकों में निष्णात होते हैं। शिकारी कबीलों में सापुआ, नागेश्वरिया, कोंडरा, नड़ुआ, पठानिया, मुंडापोता, बाजीकरिया, माटिया एवं सबाखिया केला प्रमुख हैं। जंगली जानवरों में सांप, चूहा, छिपकली, सुअर, पक्षी आदि इनके मुख्य शिकार होते हैं। जंगली पशुओं का शिकार कभी कभी ये मांस के लिए तो कभी जानवरों का करतब दिखाने के उद्देश्य से किया करते हैं। शेष केला समुदाय में कुछ उपजातियां केवल एक निश्चित प्रजाति के जानवर को ही शिकार करते हैं और इनकी ये विशेष रुचि उनकी पहचान निश्चित करती है। ऐसी ही केला जाति है नागेश्वरिया, जो केवल नागों के ही प्रजातियों को फांसने का काम करते हैं। वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों से प्रस्तुत औजारों की उपयोगिता से जो बांस को एक निर्दिष्ट रूप से काट कर तैयार किया जाता है, जिसको नड़ नाम से जाना जाता है, वो केला पक्षी फंसाने की महारत रखता है, जो नड़ुआ केला नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में जिस समाज को मदारी, जो बंदर का खेल दिखाने वाले होते हैं, कहा जाता है, वो उड़ीसा प्रदेश में पठानिया केला नाम से जाने जाते हैं। मुंडापोता केला का नामकरण भी बाकियों के समान उनके मिट्टी के अंदर देर तक सांस रोक करतब दिखाने में पड़ा है। केला समाज घुसुरिया, माड़ीकोता, उद्धरिया, दुमदुमा के अतिरिक्त अपनी जीविका निर्वाह या रोजगार हेतु गांवों एवं शहरों के गृहस्थों पर निर्भर करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह घुमक्कड़ी कर अपनी पारंपरिक कलाकारी, जादू, कलाबाजी, चमत्कार आदि रूपों में खेल दिखाकर ये लोगों का मनोरंजन करते हैं। तदुपरांत लोगों से खाद्य सामग्री, वस्त्र या पैसा आदि जो कुछ भी मिल जाए अपना पारिश्रमिक मान सिर माथे पे लगा लेते हैं। उनकी यह दूभर जीवन शैली में पूरा सपरिवार सहभागी और सहयोगी होता है। सापुआ केला की उत्कल आगमन या उड़ीसा आगमन की जो घुमक्कड़ी इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे रही हूँ। भारत देश के माथे पर सामाजिक संस्कृति सभ्यता की रंग बिरंगी चुनरी लहरा रही है। इन्हीं इतराती इंद्रधनुषी विविधताओं के बीच कई अलौकिक व्यापार अनावृत होती रहती हैं। अपनी बेढंग सरकती चाल, फुफकारता गर्जन, 2 पंखुड़ियों वाला लपलपाती गुलाबी जीवा, दांतों के नसों से छलकता विष का फव्वारा जो मनुष्य के चित्त में भय संचार कर देती है, अपनी इसी गुरु गंभीर मुद्रा लिए विस्तर जन साधारण द्वारा श्रद्धावश पूजा भी पाता आ रहा है। मानव जाति उसी भुजंग को अपने आराध्य महाकाल के गले के कल्पित आभूषण रूपेण करता है। इन्हीं विषधरों का विचरण स्थल है भारत भूमि। इन्हीं भुजंगों को अपनी पद्मतोला या पुंगी बिन, जो हम नॉर्मली उसको बोलते हैं, उसको उड़ीसा में पद्मतोला कहा जाता है, के मधुर ध्वनियों के इशारे से बसीभूत कर लोगों के बीच खेल दिखाता है सापुआ केला। सापुआ केला भय से शक्ति संग्रह कर लोगों का मनोरंजन करता है, परंतु
सांपों के अबाध विचरण की प्रवृत्ति के ही समान इनके भी जीवन प्रणाली में कई स्थायित्व का स्पर्श नहीं आ पाया था। सदैव अशिक्षाग्रस्त रहना और दरिद्रता इसी अस्थायित्व की परिणति है। इन्हीं सारी उहापोह के बीच भी इनके उड़ीसा आगमन का मौखिक विवरण केला समाज के वयस्कों के मुंह जबानी सुनी जा सकती है। उड़ीसा से पूर्व पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से केला जनजाति कई दशकों तक निवास करता रहा। पश्चिम बंगाल में इनकी पहचान अहिरी गौड़ के नाम से सवर्णों या सवर्णी के रूप में होती थी। मेदिनीपुर में 16 भानुमती पिटारे की कठपुतली नृत्य इनका व्यवसाय हुआ करता था। फिर अचानक सन 1866 से 67 के बीच में उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे मेदिनीपुर भी प्रभावित हुआ। उसी समय भूख से बेहाल होकर खाद्य अन्वेषण में केला समुदाय उड़ीसा आ पहुंचा था। बंगाल में इनकी व्यवसायिक संपत्ति सांप भरा पिटारा नहीं थी, बल्कि कठपुतलियों से कृष्ण लीला को दिखाना था। संख्या में ये काठ की पुतलियां 16 हुआ करती थी, इसीलिए इस लीला का नाम हुआ करता था भानुमती पेड़ी का 16 कठपुतलियों का नाच। भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक हुआ करती थी। कटक से 8 मील दूर सारंगगढ़ राज्य था। तत्कालीन सारंगगढ़ के राजा तृतीय दिव्य सिंह देव के शासन काल में बंगाल से केला जनजाति का आगमन उड़ीसा में हुआ था। महाराजा द्वारा उनके रहने का प्रबंध उस समय सारंगगढ़ से 2 मील दूर पटिया में राजवाटी के दक्षिण दिशा में आम के बागान में की गई थी। परंतु धीरे धीरे राज शासन जाता रहा और शासन की बागडोर जमींदारों के हाथ में आती गई। उस समय कनिका के जमींदार थे शैलेंद्र नारायण भंज। बड़े ही उदार चरित्र और सच्चा व्यक्तित्व के व्यक्ति थे भंज जमींदार। सन 1950 में प्रत्येक शरणार्थी केला परिवार को उन्होंने 5 डिसमिल जमीन देकर कनिका के उत्तर पूर्व दिशा में उनके लिए स्थायी ठिकाना बनवाया था। आज वही जगह पूरे उड़ीसा में सापुआ केला समाज का सबसे बड़ा गांव है। उस एकमात्र गांव का नाम है पद्म केशरीपुर। इस गांव में केला परिवार का संख्या आज 550 से भी ज्यादा है। पूर्वी उड़ीसा के अलावा पश्चिम उड़ीसा के कलाहांडी जिले के बूढ़ा महाराज पड़ा में भी करीबन 50 केला परिवार अस्थायी रूप से रहती है। उड़ीसा के राजस्व विभाग में ये गौड़िया केला नाम से पंजीकृत हैं। ये अपने आप को काजुआ या परिश्रम करके पेट पालने वाला केला समाज मानता है, से भिन्न मांगता केला बताते हैं। मांगता से अभिप्राय मांग कर खाने वाले या भिक्षावृत्ति करने वाले। इतिहास के गर्त में खोई इनकी पहचान के दस्तावेजों से आज इनके जीवन यात्रा की प्रामाणिकता तो जरूर बाधित हुई है, पर फिर भी केला समाज के बुजुर्गों के मुंह जबानी उनके 10 पीढ़ियों के पूर्वजों की यात्रा कथा के आज भी संस्मरणात्मक रूप में सुनने को मिलती है। ये बतलाते हैं कि उड़ीसा से पूर्व बंगाल के मेदिनीपुर में ठाकुर गांव से इनके पूर्वजों का संबंध था। 19वीं सदी के भयंकर अकाल के समय ये कटक के तिगरिया तहसील में चले आए थे। फिर उनके बाद चौद्वार टांगी थाने के पास चौद्वार, थोड़ा सा समय दीजिए। चौद्वार थाना टांगी के पास इनका इनके उपारंग के राजा अनुकंपा प्राप्त हुई थी। भारतीय सामाजिक कला संस्कृति का वार्तावाहक केला समाज। कलाकृति का कोमल पौधा कलाकार के मानस भूमि से अंकुरित होता है, इसीलिए कलाकार का मनोविश्लेषण करना जरूरी है। चिकित्सा विज्ञान का अतिक्रमण कर मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तार कला में भी हो चुका है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एडलर यूंग ने कलाकार और सृजन प्रक्रिया पर विचारोपरांत कहा है कि वस्तुतः कला आंतरिक प्रेरणा की शक्ति है जो मानव को अपनी जादुई जाल में फंसाकर उसे अपना यंत्र बना लेती है या वशवर्ती कर लेती है। केला जनजाति अपने उद्गम समय से कलाकार थे। उसका कलाकारी जीवन मनुष्य संस्कृति को सदैव से अपनी चमत्कारी कलाकारी से समृद्ध करता आ रहा है। किसी भी सभ्यता का भव्य विकास मानव के कठिन श्रम से होता है। केला जनजाति
अपनी विचरण प्रवृत्ति से ना जाने कितने सभ्यताओं को अपनी कलाकारी और विशेषज्ञता से भव्य बनाता है। यूं कहते हैं कि कलाकार होने के नाते वह उच्चतर अर्थ में मानव है, वह सामूहिक मानव है जो मानव जाति के मानसिक जीवन के अवचेतन को वहन और रूपायित करता है। अपने सृजन दायित्व के ठीक ठीक निर्वाह के लिए कलाकार को अपने जीवन सुख का बलिदान करना पड़ता है। सही अर्थ में भारत के जनजातियों के श्रम से ही आज भी भारत की परंपरा सतत प्रवाहमान है। संस्कृति परंपरा का मधुर स्वाद इनके श्रम गीतों में ही सजीव होते हैं। इनका श्रम भारत निर्माण की भित्ति भूमि है। इनकी मातृभाषा कविता है, जो कि कविता श्रम का सहोदर है, जो लोक श्रम से निर्मित होता है। उड़ीसा के दुर्गम अरण्यों, पहाड़ों से घिरी लोक परंपरा तथा पारंपरिक लोक कला आज इन्हीं लघु सांख्यिकी समुदायों के कंधों का सहारा लिए अब तक खड़ी है। घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों की यात्राओं के साथ ही एकाधिक कला संस्कृति का आपस में मिलन हुआ है तथा भारत के सामासिक कला संस्कृति विकसित हुई है। उनकी कलाकारी आज पूरे विश्व में भारत की प्रतिनिधित्व करने में सफल रही है। केला जनजाति के लोकगीत, वाद्य यंत्र जिनमें डफली, पद्मतोड़ा, पुंगी, बीन आदि आते हैं, सिखारी औजार, नल नाम का बांस का बना हुआ औजार है, कलाकारी, टैटू परंपरा, जो टैटू आजकल बहुत फैशन में रहता है, वो इनके द्वारा पहले से ही बनाई जाती आ रही है। केला स्त्रियों के पारंपरिक व्यवसाय में आते हैं। वो टैटू का परंपरा जो है आज केवल उड़ीसा प्रदेश या भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व भर का विरासत है, जिसका ऋण आधुनिक मनुष्य सभ्यता चाहे जितना भी विकसित हो जाए चुका नहीं पाएगा। प्राणी और प्रकृति के मध्य सदैव से रागात्मक संबंध ही अपेक्षित रहा है, परंतु वर्तमान के इस 21वीं सदी के आधुनिक मंडलीकृत समाज से शायद इस रागात्मकता काम्य नहीं रह गई है। उत्तरोत्तर विकसित औद्योगिक समाज की नींव प्रकृति की हरियाली को उजाड़ने के बाद बच गई बंजर कोख में डाली गई है। यही वर्तमान की आधुनिकता भविष्य के भारतवर्ष में जनजातीय मानस पुत्रों के लिए अस्मिता की चुनौतियों की बीज बो रही है। यह विनाश लीला भारत की प्राचीन परंपरा, संस्कृति, कला को भी बराबर निगलती जा रही है। केला जनजाति द्वारा भारत में सामासिक कला संस्कृति का ही विकास नहीं हुआ, वरन भाषिक समीकरण में भी समरसता आई है। भारत के दुर्गम पहाड़ों, समतलों, अरण्य से होकर इनकी यात्रा तथा कलाकारी कोशों की दूरी तय कर चुकी है। जिस जिस गांवों या कस्बों से ये होकर गुजरे, वहीं की भाषा ये अपने साथ ग्रहण करते आगे बढ़ते गए। उनके सभी उपजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं से ही दक्षिण भारत या केरल से इनका मूल संबंध होने का अनुमान भी लगाया जाता है। कुछ और ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भी तथ्य प्राप्त होते हैं, केला जनजाति का कबीलाई साम्राज्य का प्रसार दक्षिण भारत के बिदर राज्य के पश्चिम तक व्याप्त था। इनके विभिन्न उपजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं पर एक दृष्टि डाल सकते हैं हम लोग। नड़ुआ, इनकी जो भाषा है वो बंगाली मिश्रित उड़िया है। सापुआ, इनकी भी बंगाली मिश्रित उड़िया है। बाजीकरिया, बंगाली मिश्रित उड़िया। माटिया, तेलुगु मिश्रित उड़िया है। मुंडपोता, सबाखिया, घुसरिया, चाउलिया, ये इन सब का तेलुगु मिश्रित उड़िया भाषा हमको इनके मुंह जबानी सुनने को मिलती है। और बाउंस रानी एक सापुआ एक केड़ा जनजाति की एक उपजाति है जो प्रॉपरली उड़िया बात करते हैं। नड़ुआ, सापुआ तथा बाजीकरिया उपजातियों के अलावा सभी उपवर्गों की बोली या भाषा का संबंध तेलुगु मिश्रित उड़िया से है, जिससे ये तथ्य अधिक पुख्ता हो जाता है कि इनका उद्गम स्थल दक्षिण भारत से ही रहा होगा। केला जनजातियों का पेशा गीति परंपरा। पद्मतोड़ा या डमरू के मधुर ताल सांपों के कानों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके कान नहीं होते। फिर भी अपना फन निकाल कर पद्मतोड़ा के साथ वे झूमने लगते हैं। पद्मतोड़ा का हिलना डुलना जैसे उसे मंत्र मुग्ध कर ले रहा हो, मानो जैसे मधुर ध्वनि नहीं वशीकरण मंत्र ही पद्मतोड़ा से रह रहकर सांप को मोहिनी पास से लपेट रहा हो। पिटारे से सांप को निकालकर सांप से जनमानस का परिचय कराने से पहले केड़ा उद्दाम कंठों से आराध्य देव की स्तुति प्रस्तुत करता है। धूप दीप भोग लगाकर सांप की पूजा कर आनुष्ठानिक विधि पूजा करता है।
आराध्य देव की स्तुति से वह लोगों के कष्ट हरण की प्रार्थना करता है। वे देवा देवी सदैव उक्त गांव या कस्बे का ही आराध्य होता है जहां सापुआ केड़ा सांप का करतब दिखाने गया होता है। जिस भी जगह की चुनाव सापुआ केड़ा विशेष रूप से करते हैं, उस जगह में प्रचलित लोकमत, लोक विश्वास व लोक भक्ति आदि विषय का पड़ताल वह पहले से कर लेते हैं। तत्पश्चात उस जगह में अपना अस्थायी डेरा जमाते हैं और ग्राम देवा देवी का स्तुति कर लोगों के मन में विश्वास जगाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के कटक जिले के धौड़ी नामक एक जगह है जहाँ का आराध्य देव है धवळेश्वर महादेव। जब केला धौड़ी में अपना सांप खेल दिखाने जाता है तो मुक्त कंठ से बाबा धवळेश्वर की स्तुति गाता है, जो उड़िया भाषा में लिखी गई है। मैंने उसको हिंदी में रूपांतरित करने की कोशिश की है, तो कुछ भूल गलती भी हो सकते हैं, माफ करिएगा उसके लिए। भक्त को सदैव तेरा दर्शन प्यारा, बाबा महादेव धवळेश्वरा। सुन बाबा तेरा भक्त ने है पुकारा, बाबा महादेव धवळेश्वरा। प्रसाद में प्रिय है तेरा दूध और केला, माथे में शोभित बेल पत्तों की माला, बाबा मेरा महादेव धवळेश्वरा। मेरे दुखों का सदैव मोचन करता, बाबा तू मेरा धवळेश्वरा। मलिन को जो श्वेत करता, महानदी के द्वीप में रहता, बाबा मेरा धवळेश्वरा। मौखिक किति परंपरा अपनी जिजीविषा के लिए लिखित परंपरा के सामने बराबर संघर्ष करती है। एक से दूसरी पीढ़ी तक सहज सरल रूप से गतिमान उसका रूप आज साहित्य के लिए भी आकर्षण का केंद्र बिंदु बन चुका है। श्रम साध्य जीवन प्रणाली के हर्ष उल्लास हो या शोक संताप की वाणियों को हमेशा से मनुष्य ने लोकगीतों में या लोकगीतों की परंपरा में संजोया है या पिरोया है। गाथा गीत, पर्व गीत, जातीय गीत, पेशा गीत आदि कई स्वरूपों में लोकगीत लोक परंपरा से अभिन्न बना रहा है। रामविलास शर्मा भारतीय साहित्य की भूमिका पुस्तक में संगीत के विकास यात्रा पर विचार करते हुए लिखते हैं, भारतीय संगीत का सारा विकास उसे सुगम और मधुर बनाने की ओर रहा है। प्राकृतिक दृश्यों पर संगीत रचा जा सकता है, मानव समुदायों और उसके व्यापारों पर संगीत रचा जा सकता है। सापुआ केड़ा भी अपने व्यापार के लिए गीत रचता है। उसकी सर्प संपदा गीतों के द्वारा आराध्य के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। जब जगन्नाथ धाम पुरी में सापुआ केड़ा पहुंचता है तो पुरी के जगन्नाथ स्वामी को अपना देवाधिदेव आराध्य देव मानकर वो यह गीत रचता है। मैंने स्वयं उसको रूपांतरित किया है। हे नारायण चकाडोला भगवान, चकाडोला भगवान, सतयुग में आप वामन अवतार में चूर किए बलि राजा का अहंकार, त्रेतया युग में दशरथ नंदन राम वन नाश किए पापी रावण का अभिमान, हे नारायण चकाडोला भगवान। द्वापर युग में मुरली मनोहर कृष्ण रूप में जन्म लिए प्रभु करने को कार्य कंस संहार, हे नारायण प्रभु चकाडोला भगवान। कलयुग में आप कल की अवतार में प्रभु पुण्य छतियावट पर आप करेंगे विचरण विहार, हे नारायण चकाडोला भगवान, हे नारायण। केड़ा पुरुष लोक पेशा गीत और सांप खेल दिखाने में माहिर होते हैं, जबकि महिलाएं टैटूकारी विद्या में। केड़ा परिवार का मुख्य आमदनी का स्रोत टैटूकारी ही होता है, जो महिलाओं के द्वारा ही निभाया जाता है। केड़ा महिलाएं गांव और कस्बों के महिलाओं के अंगों पर देवी देवताओं का सुंदर चित्र या टैटू बनाकर पैसा कमाती हैं। केड़ा परिवार आर्थिक स्तर पर मुख्यतः महिलाओं के ऊपर ही निर्भरशील रहता है। पुरुष सांप खेला के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों को भक्तों के दुख या समस्या का हल बताकर बेचते हैं। लोगों का अंधविश्वास इनके रोजगार का द्वार खोलते हैं। केड़ा समाज में इस ठगी को नथुन विद्या का नाम दिया गया है। दूसरों के घर में घुसे सांप पकड़ने के लिए ये कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं या तावीजों को मंत्र शक्ति से बांधकर लोगों के दुख निवारण का भरोसा दिलाते हैं। सापुआ केड़ा समाज इन्हीं मंत्रों को ही नाथुन कहते हैं। साल के करीबन 8 महीने ये अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते रहते हैं। कई बार इनकी टोली में 6 से 16 परिवार भी साथ यात्रा करते हैं। ये परिवार इनके नजदीकी संबंधियों का होता है। नित्य प्रतिदिन की जरूरतों के सामान, अस्थायी डेरा जमाने की कुछ सामग्री और इनके सांप का पिटारा
झोले में कुछ जड़ी बूटी, तावीज आदि ये अपने साथ लेकर चलते हैं। साल भर गांव कस्बे होते हुए कुछ त्योहारों के अवसर पर ही ये अपनी स्थायी ठिकाने पर लौटते हैं। ओडिया केड़ा समाज द्वारा मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख ऐसे ही त्योहारें हैं। दोल पूर्णिमा जो मार्च महीने में आते हैं, रज संक्रांति जो जून में पड़ता है, दशहरा अक्टूबर तथा पितई अमावस्या जो नवंबर के महीने में आता है। यात्रा आरंभ करने से पहले ये अपने आराध्य देवी दुर्गा मंगला की अनुष्ठानिक पर्व पालन करते हैं। पर्व के उपरांत इनके समाज के जो सबसे अनुभवी अग्रज होता है उसे दलपति नियुक्त करते हैं। इनके द्वारा चुना गया दलपति उनके दल का मुखिया होता है। दलपति के द्वारा ही जगह सुनिश्चित किया जाता है जहां इन्हें अपने व्यवसायिक यात्रा शुरू करना होता है। दलपति जगह का चुनाव से पहले उक्त जगह के बारे में आवश्यक जानकारी जुटा लेता है। उन जानकारियों के आधार पर ही सापुआ केड़ा लोकगीत प्रस्तुत करता है। उड़ीसा प्रदेश के केला समाज द्वारा नियमित कुछ लोकगीतों में एक प्रमुख लोकगीत है जो वो खास तौर पे प्रस्तुत करते हैं। यह भी मेरे द्वारा ही अनुवादित है। कंस की पत्नी पद्मावती रानी धन्वंतरी व्रत हेतु तजे आहार पानी, बिनती उनकी कृष्ण कन्हाई से चढ़ावे में सतदल पद्म पंखुरी विहीन, हे गोविंद हरे। नेतई धोबन संग सुकुटी चमारिन, बाकी के वटाइन के साथ पत्र सौराइन, चार गुरुओं में मेरे काल सर्प विषधर तेरा, खेल दिखाता हूं मैं हो चित्त से भयहीन, हे गोविंद हरे। माता जसोवंती प्रकटे गोपपुर में प्रभु, शत्रुनाश की वे उपाय बनी, हे गोविंद हरे। मंच च्युत कर कंस प्राण किए हरण, मैं जीवित विधवा हूं अब कैसे हो मेरा भरण, हे गोविंद हरे। व्यर्थ है ये अश्रु कंस पटरानी, मैं हूं आपका प्रिय कृष्ण कन्हाई, हे गोविंद हरे। वाचिक परंपरा में प्रचलित लोकगीत की परंपरा से ही विश्व के लिखित शास्त्रीय परंपरा को बल मिलता रहा है। जीवंत लोक जीवन स्मृतियों से पगे लोक साहित्य के मधुर वाणियों में दैदीप्यमान है। रामविलास शर्मा पुनः लिखते हैं, शास्त्रीय संगीत का आदि स्रोत है लोक साहित्य। हमारा देश के लोक संगीत में असामान्य विविधता है। उसके आधार पर अनेक दिशाओं में संगीत का विशद विकास हो सकता है। केला जनजाति ने अपने व्यापार या व्यवसाय को ध्यान में रखकर इन लोक गीतों की रचना की है। लिपिबद्ध रूप आज भी इन लोक गीतों का नहीं हो पाया है, परंतु वंशानुक्रम में हर दूसरे केला जन पीढ़ी के हृदय में आज भी संग्रहित और संरक्षित है। आज के 21वीं सदी के आधुनिकता का विभत्स प्रभाव सापुआ केला के जैसे भारत के प्राय सभी जनजातियों पर पड़ी है। गांव शहर के लोग आज आधुनिक हैं। केला स्त्रियों से टैटू बनाना आज आधुनिक समाज पसंद नहीं करता, जिससे केला महिलाएं बेरोजगार हो चुकी हैं। सरकार द्वारा पारित वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम के अनुसार सांप पकड़ना दंडनीय अपराध है, जिसका सीधा असर इनके पारंपरिक व्यवसाय पर पड़ा रहा है। धीरे धीरे ये भी आज गांव कस्बों में दिखना कम हो गए हैं। वर्तमान सापुआ केला अपना पारंपरिक जीविका से दूर मजदूरी करते गरीबी में जीवन निर्वाह कर रहा है। ये मेरा लेख के कुछ मुख्य बिंदु थे और मुझे ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद निहारिका जी। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इस जनजाति को लेके, इनकी परेशानियों को लेके, इनकी जो पेशेवर कला थी उसको लेके आपने बड़े विस्तार से चर्चा की। और जो लोग इन जनजातियों के बारे में नहीं जानते हैं, निश्चित तौर पे आपके इस व्याख्यान के साथ उनके अंदर एक उत्सुकता बन सकती है कि अगर वो इस तरह की जनजातियों को लेके काम कर रहे हैं, उनकी कलाओं को लेके काम कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को लेके काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरह के व्याख्यान उनके लिए एक संदर्भ का काम करते हैं और भविष्य में भी वो आगे चल के इनका इस्तेमाल जो है अपने शोध कार्यों के लिए कर सकते हैं। जो भी शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं या अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हमारे साथी हैं,
उनको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। वही अकादमी का उद्देश्य भी है कि हम लोग इसको डिजिटल फॉर्म में और आगे चल के इसको पुस्तक के रूप में भी हम प्रकाशित करने की योजना पे काम कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज के व्याख्यान के लिए आपने समय निकाला। आपकी अनुमति से अब मैं आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।